आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने इंटरप्रिटेशन को कंसिडर करते हुए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को समझा था, इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को कंसिडर किया था। आज तीसरा एलिमेंट हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या है? आंसर इज इंस्ट्रूमेंट भी किसी और एक्ट से उठाया गया। जैसे डॉक्यूमेंट एविडेंस एक्ट से उठाया गया था, ऐसे इंस्ट्रूमेंट इंडियन स्टैंप एक्ट से उठाया गया है 1899। उसका सेक्शन 2 क्लॉज 14 कहते ठीक है, कहते लॉ की लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट यहां से उठाया गया। बट अगर हम नॉर्मल बात करें तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, लीगल, फॉर्मल डॉक्यूमेंट इज लीगली इनफोर्सिएबल। बैकफ्लैश में लेके जा रही हूं। डॉक्यूमेंट इज लीगली इनफोर्सिएबल, डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो डॉक्यूमेंट दो तरीके का हो गया, एक लीगली इनफोर्सिएबल है, नॉट लीगली। अगर वो लीगली इनफोर्सिएबल है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या नाम दे दिया जाएगा? इंस्ट्रूमेंट। समझ आया? तो वहां से आ गया फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है ये। ध्यान देना है, हर फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? आंसर इज अगर उस लीगल डॉक्यूमेंट में इतनी ताकत है कि वो क्रिएट कर सकता है या कॉन्फर मतलब ग्रांट कर सकता है राइट या और रिकॉर्ड्स अ फैक्ट। अगर आप किसी को कोई राइट ट्रांसफर कर सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उस लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू, अगर आप उसमें लिखे रिकॉर्ड को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे ये एक फॉर्मल राइटिंग होती है ऑफ एनी काइंड। फॉर्मल राइटिंग का मतलब हो गया, ध्यान देना है, फॉर्मल राइटिंग का मतलब हो गया अब पत्ते पे नहीं चलेगा, अब पत्थर पे नहीं चलेगा, अब दीवार पे नहीं चलेगा। फॉर्मल राइटिंग का मतलब हो गया इट इज मेंट टू बी ऑन अ पीस ऑफ पेपर, वो भी लीगली ऑथेंटिकेटेड। समझ आया यहां से? तो जहां पे फॉर्मल राइटिंग लिखा है वहां पे एरो डाल के लिखो, अब पत्थर पत्ता दीवार नहीं चलेगा। नाउ इट इज मेंट टू बी ऑन पेपर। क्योंकि जब हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने पढ़ा था एनी सब्सटेंस, चाहे पत्थर पे लिखो, चाहे दीवार पे लिखो, चाहे टेबल पे लिखो, हम उसको डॉक्यूमेंट मानते थे। ठीक है, आगे कहते जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो डीड जैसे कि गिफ्ट डीड साइन कर ली, जो चार्टर होता है जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, अगर कोई रिकॉर्ड है आपने उसको ड्रॉ किया और आपने उसको एग्जीक्यूट किया प्रॉपर टेक्निकल फॉर्म, मतलब कच्चे पे नहीं बनाया सब कुछ, प्रोफेशनली बनाया सब कुछ। इट ऑल्सो मीन्स फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट हैविंग क्या दिया हुआ है? ऑब्वियसली लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसका कौन सा इफेक्ट होगा? लीगल इफेक्ट। ध्यान देने वाली बात, लीगल इफेक्ट में या तो आइदर एज क्रिएटिंग अ राइट, किसी के दम पे राइट क्रिएट होता है, किसी की उस वक्त क्या क्रिएट होती है? लाइबिलिटी, और इसको हम एविडेंस के तौर पे बेधड़क शो कर सकते हैं। याद करो क्योंकि हमने जब एविडेंस के तौर पे लिखा था वो लीगली एनफोर्सिएबल डेट के नीचे लिखा था। रिमेंबर, कॉपी पे आइए, इंस्ट्रूमेंट लिखिए, इंस्ट्रूमेंट के आगे डॉक्यूमेंट लिखिए, डॉक्यूमेंट को दो पार्ट्स में दोबारा डिवाइड कीजिए, एक तरफ लिखिए लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट, दूसरे में लिखिए नॉट लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट। लीगली एक तरफ लिखिए लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट, दूसरी तरफ लिखिए नॉट लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट। एक्सक्यूज मी, जहां पे लिखा है नॉट लीगली एनफोर्सिएबल उसके नीचे कुछ नहीं आना,
लीगली एनफोर्सिएबल के नीचे लिखिए लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट के नीचे लिखिए इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट, इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए इट इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, it is a formal legal document having legal effect, having legal effect। having legal effect either as, change the line, either as फर्स्ट डॉट डाल के क्रिएटिंग अ राइट, क्रिएटिंग अ राइट, और सेकंड डॉट डाल के क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी, और थर्ड डॉट डाल के अफोर्डिंग एविडेंस ऑफ इट, अफोर्डिंग एविडेंस ऑफ इट। लिखो एज एन एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकता है, एज एन एग्जाम्पल एग्रीमेंट, डीड, एज एन एग्जाम्पल एग्रीमेंट, डीड, चार्टर, charter, it can be promissory note, etc. अब सपोज करो मैं तुम्हें यहां पे एक स्पेसिमेन दे देती हूं प्रॉमिसरी नोट का। हमने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। जो बच्चे ग्रेजुएशन करके थे उन्होंने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, तो वहां पे पढ़ा होगा प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिमेन आ गया प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, जिसने पैसे लिए। सपोज अगर मैंने रोहित से पैसे लिए हैं तो रोहित को क्या श्योरिटी है कि सलोनी मैम पैसे वापस करेगी। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए और मैं इससे पैसे ले पाऊं, मैं इसके ऊपर प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करती हूं। जिसने पैसे लिए होते हैं वो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है, जिसमें वो बोलता है कि मैं तेरे को इस डेट को ये पैसे वापस दे दूंगा। उसका रिकॉर्ड के तौर पे जो कागज लिखत होता है वो मैंने रोहित को पकड़ा दिया, दैट कागज इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट में लिखा हुआ था रुपीस, आपने नोट करना मेरे साथ 10,000। यहां पे डेट डली हुई थी, मान लो न्यू दिल्ली 1 अप्रैल 2020। और यहां पे लिखा था ऑन डिमांड I promise to pay Mr. X, son of Mr. S of Punjab, or his order a sum of rupees 10,000 for value received। यहां पे लिखा है टू मिस्टर एक्स और उसका एड्रेस, और यहां पे सिग्नेटरीज डेजिग्नेशन पी और उसकी लगी हुई है स्टैंप। ये आ गया तुम्हारे सामने प्रॉमिसरी नोट। सी प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, जिसने पैसे देने होते हैं, लेने नहीं, हाँ लिए होते हैं, जिसने पैसे देने होते हैं। तो अब ये जो पी है, ये जो पी है, ये पी कहता ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, एक्स और पी। एक्स ने इसको
क्रेडिट पे गुड्स दिए 5K के, तो P ने X के टू पे 5 के 5K देने हैं, ध्यान देना है। अगर इसी ट्रांजैक्शन का कागज अगर ये बनाता है तो वो प्रॉमिसरी नोट है, इसी ट्रांजैक्शन का कागज अगर X बनाता है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। सेम चीज को जो पेपर में लिखा होता है, मैंने तेरे इतने पैसे देने हैं, मैंने तेरे से इतने पैसे लेने हैं, अगर X P पे बनाएगा कि मैंने तेरे से पैसे लेने हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। P बनाएगा तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, कहते ठीक है जी। अब P ने कहा, ध्यान देना है, मैंने 10,000 के गुड्स तेरे से लिए, यहां 10K कर देते हैं, मैंने 10,000 के गुड्स तेरे से लिए। P कह रहा है मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं, यहां पे I का मतलब क्या हो गया? P कह रहा है मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि उन गुड्स के प्रति 10,000 रुपया मैं X को दूंगा। देख रहे हो, मैं X को दूंगा। यहां वहां पे क्या लिखा हुआ है? और इज ऑर्डर। और इज ऑर्डर का मतलब होता है जिसको X बोलेगा उसको दूंगा, जिसको X बोलेगा उसको दूंगा। इसका मतलब ध्यान देना बोर्ड पे, यहां पे जो तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि X ने Y को गुड्स दिए, P को गुड्स दिए 10,000 के, वो तो ठीक है। जब ये एरो ये वाला आ रहा है कि इसने पेमेंट करनी है, तो यहां पे ये जो एरो आ रहा है, यहां पे X नहीं आना, यहां पे क्या आना है? X और हिज ऑर्डर। समझ आया? ऊपर वाली ट्रांजैक्शन के लिए X और P ही आना है, लेकिन पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन के लिए P के प्रति सामने पार्टी X और हिज ऑर्डर हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट पेपर पे ही बनता है, तो ये लीगली एनफोर्सिएबल भी है, इसके ऊपर ये सरकारी स्टैंप भी लग गई, तो इसका मतलब प्रॉमिसरी नोट को हम लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। अब अगर दिमाग पे आप जोर डालो तो प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, और टॉपिक हम कौन सा कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट। समझ आया? तो अब वो क्या बोल रहे हैं, कहते अगर अब आप ध्यान से देखो, ध्यान देना, जो ये X है, X के प्रति राइट क्रिएट हुआ है, राइट क्रिएट हुआ है टू रिसीव 10,000, ऐसा ही हुआ है। ये देखो, एक पर्सन का उस कागज में राइट क्रिएट होगा, एट द सेम टाइम दूसरे पर्सन की उसी में क्या क्रिएट होगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्रिएटेड ऑफ 10K, ये हो गया सेकेंड पर्सन। उन्होंने क्या बोला था? इंस्ट्रूमेंट वही लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट है जो कि या तो क्रिएटिंग ऑफ राइट करता है, लिखवाया तुम्हें डॉट डॉट डाल के, या क्रिएटिंग ऑफ क्या करता है? लाइबिलिटी। अब दिमाग पे जोर डालो, मैंने तुम्हें बोला था इंटरप्रिटेशन में जहां पे और लिखा होता है वहां पे एंड साथ में आता है, तो उन्होंने तो और ही दिया था, बट राइट भी क्रिएट होना, लाइबिलिटी भी क्रिएट होना एक ही जगह होगा। क्या ये जस्टिफाइड? आंसर इज यस। समझ आया? तो राइट क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। आगे ध्यान देना, उसने यहां पे बोला है या ये राइट मैं खुद क्लेम करूंगा, या इस राइट को मैं अपने ऑर्डर किसी और बंदे का नाम दूंगा तो उसको पेमेंट करनी है। मतलब एक्स ने अपने राइट को क्या कर दिया? ट्रांसफर। समझ आया? तो ये जो हिज ऑर्डर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड हिज राइट टू हिज ऑर्डर। यहां तक क्लियर है सबको? तो एक ही डॉक्यूमेंट में राइट भी क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी, ट्रांसफर ऑफ राइट भी क्रिएट हो गया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली,
लॉ में हमने एक बात पढ़ी है, जब कोई बंदा मरता है उसके बाद उसकी जायदाद, उसकी लाइबिलिटी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाती है। इस टॉपिक को हम सक्सेशन बोलते हैं लॉ में। जिंदा रहते हुए अगर एक इंसान अपना मुनाफा किसी और को ट्रांसफर करता है उसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में कभी भी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। इसका मतलब यहां से मैं कह सकती हूं कि एक्स में और उसके ऑर्डर में क्या क्रिएट हुआ है, असाइनमेंट। समझ आ रहा है? तो यहां पे इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ, असाइनमेंट। और असाइनमेंट होता क्या है, वन ट्रांसफर्स हिज राइट्स या एसेट्स या बेनिफिट्स टू अनदर। तो भाई लिखत में भी है, स्टैंप पे भी है, राइट भी क्रिएट कर रहा है। तो क्या मैं प्रॉमिसरी नोट को बेधड़क इंस्ट्रूमेंट बोल सकती हूँ? आंसर इज भर भर के उस पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड साथ में इंक्लूडेड है। यस, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। एम आई क्लियर? नोट कीजिए इसको, मैं वेट कर रही हूँ। कौन बोला? स्टैंप, सिग्नेटरीज डेजिग्नेशन, शॉर्ट फॉर्म में एसडी लिखा हुआ है। तुम मेरी राइटिंग पे शक कर रहे हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? अभी तो फाइनल में आना है, नॉलेज बचा के रखो। भूल क्यों गए हो? इंटर में हो अभी, इंटर यहाँ है, अभी फाइनल आना है, बचा के रखो। काइंडली नोट इट डाउन। सबको एग्जाम्पल विद लॉजिक्स क्लियर है कि हम प्रॉमिसरी नोट को किस एंगल से इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं? अब ये जो आए हैं इनको कैसे समझाएंगे हम? ओ भाई साहब, जो टॉपिक मिस कर दिए कित्थों आएगा थानू? फाउंडेशन वाला काम इंटर में नहीं चलेगा। फाउंडेशन में भी आप लेट आते थे, हम आपको आने देते थे। इंटर में आप लेट आओगे तो हम कुंडी मार देंगे। वो लगी हुई है गेट पे। और क्या बोलूं? गाइस ये नोटेड है विद एरोस? ठीक है, आगे आगे आओ। अब लिखो इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड। सी, ऊपर जो लिखा है वो लेमन लैंग्वेज में है, वो मीनिंग है। जब भी पेपर में डिफाइन वर्ड आ जाए उसका मतलब है वो सेक्शन और एक्ट के हिसाब से पूछ रहे हैं। अगर वो मीनिंग वर्ड देंगे तो वो लेमन के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड वहां पे मेंशन करो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। सेक्शन 2 क्लॉज 14 of the Indian Stamp Act 1899 ध्यान देना, डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हो रही है? जो पिछली वाली डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की किससे स्टार्ट होती थी? मीन्स। मीन्स का मतलब था यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, बट उसमें एनी वर्ड होने से इंक्लूडेड था। इफ यू रिमेंबर, यहां पे उन्होंने खुद ही बोल दिया इंक्लूड्स। जिस डेफिनेशन की शुरुआत इंक्लूड्स वर्ड से होती है, इसका मतलब होता है वो डेफिनेशन बहुत इलैबोरेटिव है, वो इसमें बहुत चीजें आ सकती है, इसमें सिर्फ यही नहीं आना, इसमें और भी बहुत दायरे हैं चीजें आने के। ठीक है, तो आप लिखोगे इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, चेंज द लाइन, एवरी डॉक्यूमेंट
every document by which change the line, any right or liability is or purports to be फर्स्ट डॉट डाल के क्रिएटेड, सेकंड डॉट डाल के ट्रांसफर्ड, थर्ड एक्सटेंडेड, फोर्थ एक्सटिंग्विश्ड, फिफ्थ रिकॉर्डेड। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, उन्होंने क्या बोला है, अगर किसी डॉक्यूमेंट में इतनी ताकत है कि वो डॉक्यूमेंट राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करता है, और मैंने कल तुम्हें बताया है कि लिखा यहां पे और है बट इट मींस और एज वेल एज एंड, ठीक है, और फिर से और लिखा हुआ है, इट मींस एंड ऑल्सो, जिसके थ्रू राइट या लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, राइट या लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है, राइट या लाइबिलिटी को बढ़ाया गया है, राइट या लाइबिलिटी को खत्म किया गया है, राइट या लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया गया है। तो हम उस हर लीगली इन्फोर्सिएबल डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट। एम आई क्लियर? कुछ पूछना है? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या आ गया? डीड। अभी कॉपी पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, मेरा क्वेश्चन, every document is not an instrument but all instruments are documents. Justify. करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? रीजन? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में लीगली एनफोर्सिएबल ऑटोमेटिकली आएगा, बट डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है लीगली हो, उसमें नॉट इलीगल भी आता है। लिखो नीचे इक्वेशन, ऐसे लिखो, टू कंक्लूड, एक लाइन छोड़ के, टू कंक्लूड every document is not an instrument, every document is not an instrument but all instruments are documents. Justify. बहुत hot question है ये, but all instruments are documents. स्टार बना के लिख दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पेपर में आ गया, पहले तुमने डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करना है, फिर तुमने इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन करना है, और बाद में बता देना है कि लीगली एनफोर्सिएबली ट्रांसफर होता है, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट में श्योर शॉर्ट डॉक्यूमेंट आएगा। बट क्योंकि डॉक्यूमेंट की दो टाइप्स होते हैं, इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो। डेफिनेशन तुम्हें दोनों देनी है, एक एविडेंस एक्ट के हिसाब से, एक स्टैंप एक्ट के हिसाब से। एम आई क्लियर? आगे चलते हुए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीड्स। डीड, अब देखो फिर तंग कर रहे हैं हमको, कह रहे हैं डीड इंस्ट्रूमेंट है। ये देखो, ये देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो वो तुम्हें बता रहे हैं डीड है तो इंस्ट्रूमेंट, बट डीड होता क्या? तो ये वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग में, और अदर लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है जो सामने वाले को समझ आ सके, जो सामने वाला रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके, उन कैरेक्टर्स में लिखा गया। लेजिबल रिप्रेजेंटेशन और वर्ड्स ऑन पार्चमेंट और पेपर। पार्चमेंट मतलब किसी ऐसी चीज पे लिखा गया जिसको प्रूफ के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे, और पेपर। उसके बाद वो बोल रहे हैं परपोर्टिंग टू इफेक्ट सम लीगल डिस्पोजिशन, किसी लीगल केस को रफा दफा करने के लिए और लीगल राइट्स को क्रिएट करने के लिए वो राइटिंग लाई गई है। ध्यान दो,
ऊपर हम राइट क्रिएट कर रहे हैं, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, यहां पे हम एक लीगल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए या लीगल कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए एक कागज की वरतों कर रहे हैं, फर्क है। सी सिंपली स्टेटेड डीड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स में नॉट बी डीड्स। इंस्ट्रूमेंट राइट ट्रांसफर करता है, लाइबिलिटी ट्रांसफर करता है, हमने जो पढ़ा है। तो लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट जब लीगली रिटन फॉर्म में है और एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया जा सकता है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है ही है, ठीक है। लेकिन डीड लीगल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि चाहे ये इंस्ट्रूमेंट है, बट सारे इंस्ट्रूमेंट्स डीड का रुख नहीं लेते हैं। क्यों? तभी तो एग्जाम्पल बने, इंस्ट्रूमेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट एमओए भी हो सकता है, तो डीड एक काइंड है ना। इसीलिए वो कह रहे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स डीड नहीं होते, बट डीड इंस्ट्रूमेंट है, ये श्योर शॉर्ट है, ठीक है। हाउएवर इंडिया में कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं किया जाता इंस्ट्रूमेंट्स में और डीड्स में। स्लाइट डिफरेंस है क्योंकि ब्रिटिश लॉ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जाता और डीड को इंस्ट्रूमेंट का नाम ही दे दिया जाता। इज दैट क्लियर? आओ हेडिंग दो कॉपी पे, डीड फोर्थ। डीड लिखो, डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग deed is an instrument in writing नेक्स्ट लाइन में लिखो, purporting to effect some legal disposition. लीगल डिस्पोजिशन के साथ ब्रैकेट में लिखो, फाइनल आउटकम ऑफ लीगल मैटर। मतलब जो कोई लीगल डिस्प्यूट ऑलरेडी केस में चल रहा है, उसका जब फाइनल मैटर का आउटकम आना है, तो उसमें एज एन एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए जिस कागज की हम यूजेज करते हैं, दैट कैन बी टेकन एज अ डीड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, डीड कैन बी मेड in writing deed can be made in writing that is legible representation legible का मतलब होता है जो पढ़ा जा सकता हो, समझा जा सकता हो, करेक्टली लिखा हो। legible representation और words on फर्स्ट डॉट डाल के पार्चमेंट, जब पुराने समय होते थे, एंशिएंट टाइम्स में, हमारे पास, हमें समझ नहीं थी कि पेपर कैसे बनता है, तो लोग जो भी लिखते थे वो क्या करते थे, गोट को या किसी एनिमल को किल करते थे, और गोट को, एनिमल को किल करके उनकी स्किन उतारी जाती थी, उस स्किन को सुखाया जाता था, और सूखने पे, लगातार धूप लग के सूखने पे वो स्किन हार्ड हो जाती थी। जब वो स्किन हार्ड हो जाती थी तो उसको एज अ बेस कंसिडर किया जाता था लिखने के लिए। तो अदर देन पेपर, पार्चमेंट वाज आल्सो यूज्ड।
समझ आया? तो जहां पे आपने लिखा अभी पार्चमेंट लिखा है ब्रैकेट में लिखो स्किन ऑफ एनिमल, स्किन ऑफ एनिमल और पेपर। नेक्स्ट एक लाइन में जाके लिखो all deeds are instruments, all deeds are instruments नेक्स्ट लाइन में दो all instruments may not be deeds। हिंदी में पंजाबी में ब्रैकेट में रफ में लिखो कि जब हमने ऊपर इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स पढ़े तो डीड के अलावा और भी चीजें इंस्ट्रूमेंट को कवर करती हैं, तो इसीलिए डीड इंस्ट्रूमेंट है, बट सारी इंस्ट्रूमेंट्स डीड होंगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके अदर एग्जांपल्स भी हैं। अपने को समझाने के लिए ये लिख दो। दूसरा हॉट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन। ऑनलाइन वंस मेरे साथ चल रहे हैं? अमरीत अपना कैमरा ऑन करो बच्चे। मैम कुछ एरर की वजह से कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ओके ये एरर नहाए ना होना तो नहीं है ना? अब तो इस बात पे हंसी होगी पर तो मुझे नजर नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? नहीं मैम पता नहीं कैमरा नहीं चल रहा और कुछ नहीं है। ओके चल दूं आगे? आगे आ गया अब इंटरप्रिटेशन। आई एम टेकिंग अ स्टॉप ऑफ 2 minutes। स्टैच्यूट, इंस्ट्रूमेंट, डीड, डॉक्यूमेंट, चार चीजें पढ़ी हैं, चारों एक बारी दोबारा गो थ्रू करो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिकॉज घर जाके नहीं पढ़ोगे, दिल नहीं करता ये पढ़ने का, यहीं पे पढ़ो और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। उसको पढ़ने दो। तुम लेट आए हो, वो नहीं लेट आया। डन है?
आगे आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन पे। तो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, किसी चीज के मीनिंग के साथ जुड़ी परिस्थिति, हिंदी में तो लिखना आना नहीं था, साथ जुड़ी परिस्थिति मतलब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कमेंट करना। जो दिया है, चाहे वो कागज है, चाहे वो कहीं और लिखा है, चाहे वो पार्चमेंट पे लिखा है, दीवार पे लिखा है, सिचुएशन को देखते दिख कुछ और है, बट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसको मैं ऐसे नहीं बोल सकती, मुझे थोड़ा सा चेंज करके बोलना पड़ेगा। सिचुएशन को देखते हुए शब्दों को बदलना इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। लिखो इसको ऐसे, रफ लिख देना ऊपर साइड पे, पता लगे पेपर में लिख रहे हो। आप अपने दिमाग लगा के क्या रिप्रेजेंट करते हो? मेंटल रिप्रेजेंटेशन। और ऐसा इसलिए कर रहे हो टू अ सर्टन, ताकि इस निर्णय तक पहुंचो टू अ सर्टन द, कि अगर मैं इसको सही ढंग से आंसर करूं तो इसका ट्रू मीनिंग क्या निकलेगा। अ सर्टन द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन स्टैट्यूट। ये आ गई इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। कि इंटरप्रिटेशन एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। हर, दिमाग लगाओ, हर जज थिंक लाइक नहीं करता, ह्यूमन बीइंग है वो, और कोई भी ह्यूमन का माइंड सेम नहीं होता। वो जज की मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ताकि वो किसी सिचुएशन या किसी शब्दों को जो कि स्टैट्यूट में यूज किए गए हैं उनको ट्रू मीनिंग दे पाए, तो उस मेंटल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। ठीक है। जब हम लॉ पढ़ते हैं, जब तुम पहली बारी मेरे पास आए थे, तुमने मन ही मन मुझे बहुत गालियां दी थी कि ये क्या पढ़ा रही हैं, क्विड प्रो क्यो। पहली बारी में नया लगता था, ये क्या है, कंसेंसस एड इडम, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिड, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही है मैम। होता था ना कि ये कितने टफ टफ वर्ड्स हैं, अब तुम्हें वो सब आता है। नाउ द पॉइंट इज, जो लैंग्वेज है स्टैट्यूट की, most of the acts has been written by Britishers. हमने उसको as it is follow किया, और हमारे जो अपने acts हैं वो easy हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे इंडियंस के थ्रू बने हैं। तो जो लैंग्वेज है स्टैट्यूट की, अब वही बात आ जाती है, जिस इंसान ने तो कॉमर्स ली है या जिसने लॉ लिया है उसको तो लॉ पढ़नी आ जाएगी, और जिसने नहीं लिया उसको समझ नहीं आएगी। एज एन एग्जाम्पल, कोई साइंस का स्टूडेंट प्लांट को पौधा कंसिडर करता है, वही अकाउंट्स का स्टूडेंट प्लांट को प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर करता है। सेम शब्द, डिफरेंट वोकैबुलरी, डिफरेंट सिचुएशन। समझ आया? तो कई बारी जो स्टैट्यूट की लैंग्वेज होती है वो क्लियर होती है, कई बारी स्टैट्यूट की लैंग्वेज होती है वो क्लियर नहीं होती है। अगर तो लैंग्वेज क्लियर है तो जज को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे अगर दिमाग नहीं लगाना तो मैं क्या बोलूंगी? इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। नो नीड टू अप्लाई रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब दिमाग ही नहीं, क्योंकि आपने बोला इंटरप्रिटेशन मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, जब दिमाग ही नहीं लगाना तो इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शब्द क्लियर नहीं है तो जो दो जने जज के सामने बैठे हैं कि हमें सोल्यूशन निकाल के दो, और जज आगे से क्या बोलेगा? मुझे भी क्लियर नहीं है। ऑब्वियसली नहीं बोल सकता, चाहे जज को पता भी हो कि यहां पे लॉ मेकर ने लूप होल छोड़ा हुआ है, एरर है, बट जज कभी नहीं बोलेगा फलाने लॉ मेकर ने लॉ गलत बनाया है। वो बोलेगा लिखा ये है बट उसकी इंटेंशन कुछ और थी, इज्जत से चपेट मारेगा। समझ आया?
तो यहां पे हम बोलेंगे जब लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, देयर इज नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, देयर इज नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, there is need of interpretation of words given in statute to find real meaning, to find real meaning by considering intention of lawmaker, intention of lawmaker. Is this clear? सी जो मैं मार्क कर रही हूं, it is the art of finding out the true sense of words, that is to say the sense in which their author intended to convey the subject matter. Author मतलब lawmaker, lawmaker. और जब भी स्टैच्यूट में दिक्कत आएगी, एम्बिग्यूटी, जब भी स्टैच्यूट में दिक्कत आएगी, दैट इज एम्बिग्यूटी, उस दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए हमारे को इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी. तो बेसिकली याद करो, इंटरप्रिटेशन कौन करता है? ओनली कोर्ट्स, कॉमन ह्यूमन नहीं कर सकता. ये देखो, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कौन यूज करता है? कोर्ट्स. कोर्ट्स इस प्रोसेस को यूज करके असर्टन करते हैं मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, लिखे कानून का, लेकिन माध्यम उसको अपना शब्द बनाते हैं, अपने शब्दों में उस माध्यम को एक्सप्रेस करते हैं. और ये जज ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज करके क्या निकालते हैं? रियल मीनिंग. और वो रियल मीनिंग कैसे निकालते हैं? लेजिस्लेचर की क्या देखते हुए? इंटेंशन. इज दैट क्लियर? कॉपी पे लिखिए वहां पे. इट इज द प्रोसेस बाय विच, एक लाइन छोड़ के, इट इज द प्रोसेस बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच courts ascertain the real meaning of the words given in act, words given in the act, ऑब्लीक लिख के डॉक्यूमेंट, ऑब्लीक लिख के इंस्ट्रूमेंट, ऑब्लीक लिख के डीड. जो चार चीजें पढ़ी हैं तुमने. सी, इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक्ट के अंदर लिखे शब्दों की नहीं होती. दो लोग पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर लड़ रहे हैं, तो पावर ऑफ अटर्नी को पढ़ के समझाना और उसको मीनिंग देना भी जज का काम है. तो इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने असर्टन द मीनिंग किया है, वो चाहे एक्ट में लिखे शब्दों का हो, फिर किसी डॉक्यूमेंट का हो, किसी वसीयत का हो, किसी इंस्ट्रूमेंट का हो, एक्सेट्रा. समझ आया? लास्ट लाइन पढ़ना, एक मिनट. क्या लिखी है? taking into consideration intention of the legislature. उसके बाद एक लाइन छोड़ के वहां पे लिख दोगे who interprets. आंसर इज courts.
Got it? आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। कहते इंडिया ने, बोर्ड पे ध्यान दो, इंडिया ने अपना सोर्स ऑफ लॉ किस चीज को बनाया हुआ है? इनहेरेंट लेजिस्लेशन, जो उनकी पुरानी चलती हुई देन है। इनहेरेंट क्या होता है? जो पुश्तों से मिली है, एंसेस्ट्रल से आती हुई जा रही है। तो कहते इन्होंने अपना सोर्स ऑफ लॉ क्या बनाया हुआ है? इनहेरेंट लेजिस्लेशन, जो पुराने धकियानुसी एंसेस्टर्स के टाइम के पुराने लॉज लिखे हुए। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं जिस तरीके से प्रोसेस, जो प्रोसेस यूज किया जाता है स्टैट्यूट मेकिंग के लिए और जो प्रोसेस यूज किया जाता है इंटरप्रिटेशन करने के लिए, ये दो अलग अलग जगह होता है। वाई? इफ यू रिमेंबर, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कानून बनाती है, बिल से एक्ट बनता है। सेकंड अपने पास आती है एग्जीक्यूटिव, वो लॉ को इंप्लीमेंट करवाती है। तीसरी अपने पास आती है जुडिशरी, यानी कि कोर्ट। अब ध्यान दो, अभी तक तुम्हारे को क्या पढ़ाया गया था? कोर्ट क्या करवाते हैं? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व। अब तुम क्या बोलोगे? कोर्ट क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो वो कहते हैं जब लॉ बनने का प्रोसेस बिल्कुल अलग अथॉरिटी के पास था, अब इंटरप्रेट करने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट अथॉरिटी के पास है। कहते देखो इसीलिए दो डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो ब्रिज होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंट माइंड के बंदे बैठे, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने दिमाग लगाओ ना। अगर मैं क्वेश्चन पेपर बना देती हूं और डिफरेंट पैनल ऑफ जज बैठे, उनको नहीं पता मैं क्या बना रही हूं, उनको उसको पढ़ के समझने में टाइम लगेगा। तो दैट इज वाई दे से कि इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज बनाने वाले कोई और होते हैं, उनके माइंड की सोच कुछ और होती है, जबकि एक्सप्लेनेशन उसकी कोर्ट में किसी और ने करनी होती है। एम आई क्लियर? ओके, तो यहां पे आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, हेडिंग देंगे प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, और उसमें आप लिखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर स्ट्रक्चर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इज पार्लियामेंट, सेकंड इज गवर्नमेंट, थर्ड इज कोर्ट्स। पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बोलते हैं, गवर्नमेंट को हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोलते हैं, कोर्ट्स को हम जुडिशरी अथॉरिटी बोलते हैं। जुडिशरी अथॉरिटी बोलते हैं। जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, इनका मेन फंक्शन है टू मेक इनैक्ट लॉज, लॉ बनाना और लॉ को नोटिफाई करके पब्लिसाइज करना, इनैक्ट लॉज। इनका गवर्नमेंट का मेन फंक्शन होता है टू इंप्लीमेंट लॉज, और जुडिशरी का काम क्या होता है? अब क्या बोलेंगे? टू इंटरप्रेट। अभी तक हम बोलते थे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, अब दिमाग लगाओ, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए किसको यूज करना पड़ेगा? इंटरप्रिटेशन को। समझ आ रहा है? टू इंटरप्रेट। अब लिखो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव चार्ट, taking into consideration the above chart, the process of statute making
the process of statute making and change the line, the process of interpretation change the line takes place separately by different concerned authorities. By different concerned authorities. Therefore, the importance of interpretation is that, change the line करके, therefore एक लाइन छोड़ के ही rather, the importance of interpretation is that बड़ा बड़ा करके लिख देना, it creates a bridge, जो गैप है दो अलग अलग अथॉरिटीज को, उसको फुलफिल करने के लिए इंटरप्रेट करना पड़ता है. It creates a bridge between legislative authority and क्या लिखवाऊं, जुडिशरी अथॉरिटी. बीच वाले को नहीं लेना हमने, क्योंकि उन्होंने तो इंप्लीमेंट ही करवाने हैं. आपको क्या लगता है तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किस अथॉरिटी का है? एक कह रहा है पार्लियामेंट का, एक कह रहा है जुडिशरी का. आंसर है बीच वाली का. दिमाग लगाओ, लॉ बन जाना फिर आसान है. व्हीकल्स एक्ट बन गया, व्हीकल्स एक्ट बन गया. कितनी बारी रेड लाइट क्रॉस करी है? कितनी बारी करी है? और अगर नहीं भी करी है तो गाड़ी रोक के मामू को देखते जरूर हो, कहां खड़ा है, कहां खड़ा है. तो व्हीकल एक्ट बना तो दिया पार्लियामेंट ने, तुम एज अ कॉमन इंडिविजुअल उस व्हीकल एक्ट को, लाइट को जंप करके कितनी बारी उस एक्ट की धज्जियां उड़ाते हो? अनगिनत बारी. होता है ना. आबादी कितनी है अपनी, तो कितने लोग उसको वायलेट करते होंगे. ध्यान दो, यही अगर हमारी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो और जो कि अब कैमरास लग गए हैं, दिख गए ना सबको. इनकम टैक्स ऑफिस वाली रोड पे प्रॉपर कैमरास लग चुके हैं. इनकम टैक्स वाली पूरी रोड पे टिल नॉवेल्टी प्रॉपर कैमरास लग चुके हुए हैं. चलान घर आना है. तो कंसिडरिंग दैट, मेरी बात सुनो प्लीज ध्यान से, अगर यही चीज पहले की होती, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग होती, तो क्या किसी की मजाल होती रेड लाइट को जंप करने की? आंसर इज नहीं. आंसर इज नहीं. यही अगर वो जो बस लेन है वहां पे एवरी टाइम एक पुलिस वाला खड़ा हो, किसी की मजाल हो अपनी गाड़ियां बाइक बीच में से निकालने की? आंसर इज नहीं. दिस मीन्स इंप्लीमेंटेशन इज वीक. तो लॉ बन भी जाए उसका कोई फायदा नहीं होता जब तक इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग ना हो. तो सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? मिड वाली अथॉरिटी का. लॉ तो बन ही जाएगा किसी ना किसी तरीके, इंप्लीमेंट होगा कि नहीं उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन में स्ट्रांग होती तब जब किसी बड़े मिनिस्टर ने आना हो. तो 2 दिन में देखो पेंट भी हो जाते हैं, रिपेयर भी हो जाते हैं, सड़कें भी डल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लाइटें भी लग जाती हैं. यही अगर वो ऑन रेगुलर बेसिस करें तो क्या काम ठीक नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बट करप्शन. ठीक है जी. वहां पे मेंशन करो कवर टिल पेज. कवर टिल पेज 2.4 ऑफ मॉड्यूल. आगे चलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन. देखो आपको एक चार्ट दिया हुआ है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, लीगल,
एंड डॉक्ट्राइनल। आगे उनकी सेग्रीगेशन लीगल का ऑथेंटिक एंड यूजुअल, डॉक्ट्राइनल का ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ठीक है, हम आएंगे कॉपी पे, हेडिंग देंगे जनरल क्लासिफिकेशन जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज, हाँ जी, दूसरा इज डॉक्ट्राइनल, लीगल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है लॉ में इसका रूल ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो जज बाउंड हो जाता है उन शब्दों की आड़ में बंद के, उस वक्त तो अपना दिमाग यूज नहीं कर सकता। समझ आया? वो बाउंड है। अगर वहां पे लिखा है पेनल्टी 50,000 तो वहां पे जज अपना मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या लगाएगा, क्योंकि वहां पे बाइंडिंग लिखा है कि अगर ये जुर्म किया है तो कई बार होता है ना पेनल्टी एग्जैक्ट अमाउंट लिखी होती है, कि जैसे कि मान लो अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट एरर आई और सीएस रिस्पॉन्सिबल है तो सीएस की पेनल्टी है 2 लाख रुपए एज एन एग्जांपल, तो वो 2 लाख मींस 2 लाख, उसमें जज अपना क्या मेंटल रिप्रेजेंटेशन करेगा। समझ आया? तो लीगल इंटरप्रिटेशन का लॉजिकली मतलब पता है क्या हो गया, जो बात लिखी है बस आप वो जज के मुंह से सुनना चाहते थे, जज उसमें कोई दिमाग लगा के इंटरप्रेट नहीं कर रहा। समझ आया? लिखो इसके नीचे, व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, लीगल के नीचे लिख रहे हो आप, व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ which binds the judge to place interpretation of the statute as it is। जैसा है वैसा ही बोलना, अपना मेंटल लेवल नहीं लगाना यहां पे। ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनना है। मेरी और सार्थक की बनती नहीं थी, लैंग्वेज क्लियर थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को तंग करने के लिए हम कोर्ट पहुंच गए। जब हम जज के पास आ ही गए हैं तो चाहे जज पढ़ के वही बात बोलेगा, हम उसको भी इंटरप्रिटेशन ही बोलेंगे। समझ आ रही है आपको? क्योंकि जहां पे तुमने कोर्ट में स्टेप इन कर लिया वो इंटरप्रिटेशन। समझ आया? तो हम यहां पे लिखेंगे इसका मतलब है लिखी लैंग्वेज क्या थी, लिखी लैंग्वेज क्या थी, इसीलिए हमारे को ज्यादा दिमाग लगा के मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ी जज को। इज दैट क्लियर? अब उन्होंने बोला इसकी 2 कैटेगरीज है, एक उन्होंने बोला है ऑथेंटिक, पूरा नाम हो गया ऑथेंटिक लीगल इंटरप्रिटेशन, और दूसरा हो गया यूजुअल लीगल इंटरप्रिटेशन। कहते जो बात जैसे लिखी गई है मैं उसको ऐसे ही बता दूंगा। कहते अच्छा ध्यान देना है, अगर वो बात कानून में ऐसी लिखी हुई है और आप उसको एज इट इज बता रहे हो, वो ऑथेंटिक लीगल इंटरप्रिटेशन है।
वो बात ऐसे लिखी हुई है और आप बता रहे हो, बट वो कानून में नहीं लिखी, वो किसी लीगल केस में लिखी गई है, यूजुअल लीगल इंटरप्रिटेशन। जब कोई लीडिंग केस बन जाता है तो हम उसको रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, और जब हम उसको रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं तो लीडिंग केस एज इट इज ही रहता है। तो लीडिंग केस में आप ऑल्ट्रेशंस करके नहीं बोल सकते हो, समझ? जब जज किस चीज में ऑल्ट्रेशन करके नहीं बोल सकते? सिचुएशन एंड डिसीजन। याद है मैंने बोला था अमाउंट बदल जाती है, जगहें बदल जाती है, बट कभी भी किसी केस का डिसीजन किसी डिफरेंट बुक में अलग नहीं मिलेगा, दैट रिमेन्स द सेम। तो जज भी जब किसी लीडिंग केस को रेफर करेगा तो जज उसके निर्णय को बदल, उसको उस निर्णय को एज इट इज ही तुम्हें समझाना पड़ेगा। और हमने बोला है जब एज इट इज ही समझा रहे हो, अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे, उस वक्त दैट इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड लीगल इंटरप्रिटेशन। नाउ डिपेंड्स, एज इट इज एक्ट से शब्दों को दे रहे हो तो वो ऑथेंटिक है, एज इट इज लीगल केस में से दे रहे हो तो वो यूजुअल। समझ आया? पहले इतना लिखेंगे, ऑथेंटिक के नीचे लिखो interpretation comes from the language given within the provisions of the section. Interpretation comes from the language given in the provisions of the section. एक लाइन छोड़ के आगे कंटिन्यू करके लिखो। In this case, interpretation is derived from legislature itself. Sorted है? यूजुअल के नीचे आओ। Interpretation comes from a different source. Interpretation comes from a different source. लिख लिया डिफरेंट सोर्स? डिफरेंट सोर्स के बाद आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। डिफरेंट सोर्स लिखने के बाद आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अभी मैंने तुम्हें बताया है अर्लियर डिसाइडेड केस लॉस, which are called leading cases. जो पुराने समय में केस ऐसे सेम सिचुएशन के लड़े जा चुके हैं, उनके डिसीजन को जज ऑल्टर, तुम सेम परिस्थिति में डिफरेंट निर्णय दे सकते हो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, बट पुराने केस के डिसीजन को तुम एज इट इज ही पढ़ के एज इट इज ही बताओगे, उसमें तुम अपना मतदान नहीं डाल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी लीडिंग केस रजिस्टर हो चुका है। ठीक है? earlier decided case laws, that is leading cases. दूसरा is customs. Customs in society. See, जिस रिलीजन, जिस धर्म का उसके रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन दी है, मान लो एक हिंदू बुक है, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, और जो जज है वो किसी और रिलीजन का है, तो वो वहां पे मेंटल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, बिकॉज उनके कस्टम में, उनके धर्म में इस चीज को यही माना जाता है। एज एन एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट में ये बात लिखी हुई है, शादी को शादी तब माना जाएगा जब आप अग्नि के फेरे लोगे। अग्नि मीन्स आम की लकड़ी। समझ आया? यहां पे जज कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता कि अगर उसको आम की लकड़ी ना मिली तो नहीं बोल सकते। वाई? जहां पे कस्टम्स और रीति रिवाज वाले एक्ट्स में धर्म को लेके कोई टिपिकल बातें लिखी गई हैं, वहां पे जज को इंटरप्रेट करना अलाउड नहीं। मैं बोल रही हूं इंटरप्रेट करना अलाउड नहीं है, बट तुम समझ रहे हो मतलब क्या है? इंटरप्रेट करेगा बट मेंटल रिप्रेजेंटेशन वाला नहीं, जस्ट ट्रांसलेशन वाला, एज इट इज ट्रांसलेशन वाला। ठीक है? तो अर्लियर डिसाइडेड केसेस के नीचे लिखो
In case judge uses reference of a leading case to give a decision, in case judge uses a leading case for reference in a decision, he has to convey, he is meant to convey the decision as it is. He has to convey the decision as it is. राइट हैंड साइड पे when the interpretation involves नाजुक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसिटिव रिलीजियस कंटेंट, sensitive religious content where customs are meant to be referred, then judge will just translate and not use mental representation. Judge will just translate and not use mental representation. तो अगर मान लो गुरनूर शादी करने लगा था, मान लो पेरेंट्स ने अपोज कर लिया, लड़की के पेरेंट्स ने अपोज कर दिया, वो कहते चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारा टाइम अकाउंट्स में ही उलझा रहेगा, मेरी बेटी को टाइम कब देगा? इसको गुस्सा चढ़ गया, कहता सारा किया धरा ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, इसने गुस्से में आया, सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी किताबें पकड़ी, आग लगा दी, लड़की का हाथ पकड़ा और फेरे लेने शुरू कर दिए। क्या हम उसको शादी मानेंगे? क्या हम उसको शादी मानेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ आग जलने से, फेरे लेने से उसको मैरिज नहीं मानेगा, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट से 7 फेरास, 7 फेरास की एक्सप्लेनेशन में इट हैज बीन मेंशन्ड कि फेरास के लिए वुड हैज टू बी यूज्ड एंड प्योर वुड हैज टू बी यूज्ड, और जब शास्त्रों में जाएं प्योर वुड मीन्स आम की लकड़ी, तो यू कैन नॉट, जज इसको चेंज नहीं कर सकता, ही हैज टू स्टे एज। आप बताओ अगर जज बोले कोई बात नहीं जामुन की लकड़ी ले आओ, दंगे हो जाएंगे वहां पे। आपको पता है ये छोटी सी बात पे कैसे मीडिया उछलती है, कैसे धर्म कर्म के नाम पे भेदभाव के जानबूझ के बीज डाल दिए जाते हैं, दंगे हो जाएंगे ऐसी चीजों पे, वहां पे जज कभी पंगा नहीं लेगा। समझ आया? इज दैट क्लियर? उसके नीचे कस्टम्स के नीचे एग्जांपल लिखो, कस्टम्स के नीचे एग्जांपल लिखो। In case of Hindu Marriage Act, marriage is said to be complete if 3 conditions are fulfilled. 3 conditions are fulfilled. First is 7 फेरास, नहीं जी ये नहीं लिखा होता, लहंगा होना चाहिए। सेकंड कन्यादान, थर्ड इज मंगलसूत्र। 7 फेरा, कन्यादान, मंगलसूत्र, 3 थिंग्स। ऑब्वियस है। अच्छा तुम मुझे बोल रहे हो उन्होंने 3 कंडीशन में बॉय एंड गर्ल क्यों नहीं लिखा? वाह 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 वाह, माइट भी नहीं लिखा, माइट भी नहीं लिखा, इसीलिए बॉय बॉय भी हो रहा है और गर्ल गर्ल भी हो रहा है।
अब उनको पता नहीं ना था। तो मैंने अपनी क्लास में ऑलरेडी बोला है, आजकल जो जमाना हो गया है, तो अगर लोग खुश होते हैं ना, लोग खुश होते हैं, वाह लड़का हुआ, भाई ज्यादा खुश ना हो, तुझे नहीं पता 18 में जाल के वो लड़का ही रहेगा कि कुछ और हो जाएगा। तो खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बीच में लड़का लड़की में उलझ गए, मेरे को आगे बोलने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, लड़की सही होगी तेरी, डोंट वरी। हाँ, बेसिकली याद रखना, फ्यूचर में जब भी मैरिज में जाते हो तो फेरास और मंगलसूत्र और मांग भरते की पिक्चर्स आपके पास प्रोमिनेंटली होनी चाहिए, बिकॉज वो रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा होती है। स्पेसिफिकली ये फोटोज आपको चाहिए होती है वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए। वहां पे लिखो, as far as 7 फेराज आर कंसिडर्ड, as far as 7 फेराज आर कंसिडर्ड, it is meant to be of mango tree, wood of mango tree. As far as 7 फेराज are considered, it is meant to be of wood of mango tree. Judge cannot use mental interpretation here. भाई तू बस पढ़ के बता दे, अपना दिमाग ना लगाइए इत्थे, समझ आया? बच्चे क्लियर है? ओके, आगे चलते हुए राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या आ गया? डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन। सी, जज ने पढ़ा, जज को पढ़ के पता लग गया कि गलत लिखा हुआ है। जज को पढ़ के पता लग गया कि अगर इस बात को मैं एज इट इज पढ़ दूंगा तो गलत बंदा छूट जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, ध्यान से सुनना है मेरी बात, जज के पास कानून में लिखी गलत बात को अमेंड करने की पावर नहीं है। जो बनाता है वही अमेंड करता है। बनाता कौन है? पार्लियामेंट। समझ आई मेरी बात? बनाने की पावर जिनके पास है, अमेंड करने की पावर भी उन्हीं के पास है। भाई तू जुडिशरी में बैठा है कुर्सी पे, चुप करके लॉ को पढ़, जरूरत पड़ने पे मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर, बट तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू बोल दे कि लॉ मेकर ने कानून गलत बनाया। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू लॉ को अमेंड कर सके, तू लॉ में मॉडिफिकेशन पास कर सके। वाई? बिकॉज ये तेरी अथॉरिटी का काम नहीं है, वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का काम है और तू जुडिशरी है। समझ आई ये बात? तो जज फिर क्या बोलेगा? वो ये नहीं बोलेगा लॉ में गलत है, मैं अमेंड करता हूं, मैं मॉडिफाई। वो क्या बोलेगा? लिखा ही है बट इंटेंशन ये है। जो मैंने बोला, प्यार से चपेट मारना। समझ आया? लिखो, when the purpose, हाँ, slap silently, when the purpose is to discover the real and true meaning of statute, when the purpose is to discover real and true meaning of statute, mental representation is required. Mental representation is required. That is for mischief, गलत होने की वजह से, for mischief, remedy is to be advanced. For mischief, रेमेडी इज टू बी एडवांस्ड। इसका मतलब है अगर लॉ में कई लूप पोल है तो उस लूप पोल का आज एक बंदा फायदा उठा रहा है, कल 2 बंदे और उठाएंगे, तो उस लूप पोल को हम कोई रेमेडी एडवांस करके लूप पोल को बंद कर देते। समझ आया? अब दिमाग लगाओ, तुमने लूप पोल को पकड़ा, तुमने कोई इंटेंशन क्रिएट कर दी, तुम उसका लीडिंग केस बना दो। अगली बार अगर कोई बंदा बोलेगा तुम्हें दोबारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम उसको डायरेक्टली किससे सॉल्व कर दोगे? यूजुअल लीगल इंटरप्रिटेशन से। समझ आया? पक्की बात है? लिख लोगे? सोच लो। आओ जी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो डॉक्ट्राइनल को। एक था
grammatical doctrinal interpretation. दूसरा आ गया logical doctrinal interpretation. अब ग्रामेटिकल में क्या आएगा? ग्रामर की स्पीच लगेगी. और का मतलब होता है दोनों में से एक. वाई? और इज अ डिस्टिंक्टिव वर्ड, यही बोलेंगे ना. एंड का मतलब होता है ये भी. एंड इज अ कंजंक्टिव वर्ड. पढ़िए ना कंजंक्शंस, पढ़िए. तो और डिस्टिंक्टिव वर्ड है, एंड कंजंक्टिव वर्ड है. तो फिर हम इसको देखते हुए कि और लिखा है तो एज इट इज यूज करेंगे, एंड लिखा है तो एज इट इज यूज करेंगे. लेकिन अगर आपको लगा कि नीड ऑफ द आर है, लिखा और है लेकिन ट्रीट क्या किया जाना चाहिए? एंड. या लिखा एंड है लेकिन ट्रीट क्या किया जाना चाहिए? और. तो जज अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशन यूज करके उसको वेरी कर सकता है. समझ आया? लिखो ग्रामेटिकल के नीचे. कोर्ट अप्लाइज ordinary rules of speech of grammar court applies ordinary rules of speech of grammar for finding out words given in the statute. That is नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो एंड इज इक्वल टू कंजंक्टिव वर्ड. एंड इज इक्वल टू कंजंक्टिव वर्ड. नेक्स्ट लाइन में और इज इक्वल टू डिस्टिंक्टिव वर्ड. शैल इज इक्वल टू ऑब्लिगेटरी प्रोविजन. शैल जहां पे दिया होता है उसका मतलब क्या होता है? ये होना जरूरी है. ऑब्लिगेटरी भी बोलते हैं, या इसको और क्या बोल सकते हैं? मैंडेटरी प्रोविजन. और यही अगर मे दिया हो, मे इज इक्वल टू ऑप्शनल प्रोविजन. बट all written words may be used interchangeably. All written words be used interchangeably if required by court. All the words can be used interchangeably if required by the court. Sorted? Clear? Logical doctrinal पे आ जाओ. अब जज लिखे शब्दों की चरण सीमा को क्रॉस कर सकते हैं. लिखे शब्दों की चरण सीमा को क्रॉस कर जाना, गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स. जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मे लिखा है, एंड लिखा है, शैल लिखा है, भाड़ में गया सब कुछ. हम बस ये देख रहे हैं कि बंदा बच रहा है. तो जज सिचुएशन को बचाने के लिए सेल्फ इंटरप्रेट कर देता है, स्ट्रांगली लॉजिकली माइंड यूज करता है और इंटरप्रिटेशन करके दे देता है. और वो इंटरप्रिटेशन ग्रामेटिकल वर्ड्स के साथ लिंक्ड नहीं है. समझ आया? तो फिर हम बोलेंगे कि हमने क्या किया है? लॉजिकल डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, लिखो. कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स रिटन इन द स्टैट्यूट. Court goes beyond the words written in the statute. And tries to discover the intention of the legislature that is strong application of mind of judge. That is
strong application of mind of judge. Is that clear? एक बारी सारा चार्ट दोबारा देखना, कॉपी वाला एक बारी दोबारा से, टेक 2 minutes एंड गो थ्रू फटाफट से, फास्ट फास्ट। कल तक तुम्हें ये नाम लर्न होने चाहिए, क्योंकि मैं अब लिंक करूंगी कि यूजुअल में ये बोला था, लॉजिकल में ये बोला था, तुम्हें पता होना चाहिए किसके अंदर क्या आना। हाँ जी, क्लियर है सबको? ऐसा करके ये जो 4 नीले डब्बे तुम्हारी, काले डब्बे तुम्हारी कॉपी पे दिए, तुम्हारे फोटोस्टेटेड पेपर्स होंगे, या बुक में भी फोटोस्टेटेड में भी, उसमें ये 4 डब्बे तुम्हारे कवर्ड है। वहां पे डब्बों को ऐसे टिक 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 मार दो, ये 4 डब्बे कवर्ड है। As an example, जो बच्चे पुराने बैठे हैं उनको पता है प्रॉक्सी क्या होता है, जो बच्चे नहीं बैठे हैं उनको बता दूं, कंपनी की मीटिंग होती है, अगर मेंबर खुद नहीं जा सकता मीटिंग अटेंड करने तो वो अपने बिहाफ पे किसी और को भेज देता है हाजिरी लगाने, दैट बंदा इज कॉल्ड प्रॉक्सी। जैसे तुम कॉलेज में प्रॉक्सी किसी दूसरे से लगवा लेते हो कि भाई मैं जा रहा हूं जरा सहेली के साथ, मेरी प्रॉक्सी लगवा दी। सेम इज विद द कंपनी मीटिंग ऑल्सो, ठीक है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आप जब मेरे साथ कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, उसके 105 सेक्शन जो कि प्रॉक्सी का है ऑफ कंपनीज एक्ट, ये कहता है जी, इट प्रोवाइड्स दैट प्रॉक्सी हैज नो राइट टू स्पीक इन जनरल मीटिंग। यस, मतलब अगर मेंबर खुद नहीं आ रहा तो वो किसी और को अपने बिहाफ पे भेज रहा है, वो इंसान मीटिंग में आके बोल नहीं सकता, ठीक है? कहते एक बंदे ने क्वेश्चन रेस कर दिया, ये लो चिट्ठी ले लो मेरे से, कहता आपने, अब देखो अगर जज, ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहले लेफ्ट वाली इंटरप्रिटेशन कौन सी थी? लीगल। लीगल की पहली कैटेगरी कौन सी थी? ऑथेंटिक। अगर मैं इसको ऑथेंटिक कर दूं तो इसका मतलब क्या है? प्रॉक्सी तू बोल नहीं सकता, लिख के तू दे सकता है ना, यही मतलब हुआ ना। अब डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, सिचुएशन क्या है। एक बंदे ने अपनी लेटर लिख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, कहते अगर तो इसको हम लीगल से कर दें तो सब कुछ जस्टिफाइड लग रहा है, बट फॉर अ मिनट लेट अस थिंक कि ये बात क्यों लिखी गई होगी। ये बात इसलिए लिखी गई होगी, जो आया है वो मेंबर नहीं है, तो जो मेंबर नहीं है उसको मैनेजमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक नहीं होना चाहिए। और अगर वो बंदा पर्ची लिख के दे रहा है तो वो अपना हक रख रहा है। इसका मतलब चाहे लिखा है कि बोल नहीं सकता, बट हम इंटेंशन सोचेंगे लिखने की। इंटेंशन ये थी कि तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस
नहीं कर सकता, चाहे फिर वो लिख के क्यों ना हो। तो अब अगर मैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चलूं तो क्या उसका पर्ची देना अलाउड होगा? आंसर इज नहीं। समझ आया? तो अब आप लिखो डिफेंस वॉज इज रिटर्न point of view valid if given by proxy? तो अब वो कहते हैं अगर मैं लीगल इंटरप्रिटेशन करूं और अगर मैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करूं, लीगल इंटरप्रिटेशन के नीचे लिखो proxy cannot speak in the meeting but he has right to present his opinion by written means. proxy cannot speak in the meeting, लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं हम, proxy cannot speak in the meeting but he has right to present his opinion by written words. But he has right to present his opinion by written words. जस्टिफाइड है बच्चे? समझ आ रही है ना सब कुछ? अभी मैं लिखवा रही हूं, तुम्हारे को ऐसे ही इक्वेशंस आएंगे, आपको खुद इंटरप्रेट करना होता है। राइट हैंड साइड पे आ जाओ। As far as intention of lawmaker is concerned, as far as intention of lawmaker is concerned, it is clear that proxy is not meant to place his opinion. Proxy is not meant to place his opinion in the management, as he was not part of management. As he was not part of management. That is the reason he has been disabled from speaking in the meeting. That is the reason he has been disabled from speaking in the meeting. To conclude, proxy has no right of expression in writing also. समझ आ गया? Conclude, proxy has no right of expression in writing also. Proxy has no right of expression in writing also. I hope जितना क्लास में कराया वो क्लियर है। कुछ पूछना है? इतना कवर करेंगे, अभी बुक से कहीं से तुमने स्टार्ट नहीं करना, ठीक है? That is all. We'll continue from here tomorrow.